कंचन, आज मैं बहुत खुश हूं। बहुत सालों बाद हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं इस खुशी के मौके को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं इस मौके को एक उत्सव की तरह बनाना चाहता हूं। आसपास के सारे गांव में पता चल जाना चाहिए कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को यह बात पता चले। इसलिए मैंने एक बड़ी दावत रखी है, जिसमें मैंने आसपास के गांव के सभी बड़े और रईस लोगों को बुलाया है। और मैं नहीं चाहता कि उनके खातिरदारी में कोई कमी हो। तुम देखना, मैं ऐसी दावत दूंगा कि लोग बरसों तक याद रखेंगे। अजय, आप जैसा ठीक समझे। वैसे आपने सभी लोगों को न्योता तो भेज दिया है ना? हाँ कंचन, तुम चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर चुका हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी पड़ोस का एक आदमी आकर वहाँ बोलता है। अरे ओ राघव भैया, कहाँ हो? सब तैयारी हो गई है क्या? हाँ, सब कुछ तो हो गया है। थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम बाकी हैं, वो हो जाएंगे। अरे भाई, कोई छोटा मोटा काम हमारे लिए भी होगा तो बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, ये बताओ राघव भाई, तुमने हलवाई कौन सा बुक किया है? भाई इतनी बड़ी दावत है, हलवाई भी तो दमदार चाहिए ना। अरे हाँ, हलवाई के बिना दावत पूरी कैसे होगी? अपना बबलू है ना, हमारे गांव में ही तो एक है जो सबसे अच्छा खाना बनाता है। मैं उसी को कहा है। अरे राघव भाई, मेरी एक बात मानो, तो हमारे बगल का गांव है ना सीतापुर, वहाँ एक हरिचरण नाम का आदमी रहता है। मैंने सुना है वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच में, मैंने उसके खाने की बहुत तारीफ सुनी है। और अगर तुम इतनी बड़ी दावत रख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस आदमी को खाना बनाने का काम सौंपना चाहिए। वो तुम्हारी दावत में 4 चांद लगा देगा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? और तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? मैं बबलू को पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं बबलू को मना कर देता हूँ और एक बार 1000 हरिचरण से मिल ही लेता हूँ। मैं कल ही सीतापुर के लिए निकल जाऊंगा। सूरज अपने पिता के साथ सीतापुर नाम के गांव में रहता था। सूरज की मां बचपन में ही गुजर गई थी। सूरज के पिता हलवाई का काम करते थे और इसी काम से उनका घर चलता था। सूरज के पिताजी का खाना बनाने में दूर दूर तक बहुत नाम था। लोग दूर दूर से आते और सूरज के पिता को अपने यहाँ खाना बनवाने के लिए ले जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उनके घर सेठ राघव आता है। अरे कोई घर पे है क्या? ये हरिचरण हलवाई का घर है क्या? ये सुनकर हरिचरण बाहर आता है और बोलता है, जी बोलिए, मैं ही हरिचरण हूँ। बोलिए, आपको क्या काम था? अरे भाई, मैं पड़ोस के गांव से आ रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरे गांव में तुम्हारा नाम की बहुत चर्चे होते हैं। तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना लेते हो। सेठ जी, आपने ठीक सुना है। लोग तो यही कहते हैं कि मेरे हाथ का खाना स्वादिष्ट होता है। दरअसल सेठ जी, मुझे जितना आता है मैं बना लेता हूँ और वही लोगों को पसंद आ जाता है। अरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक भी गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा खाना बनाकर मुझे चखा दो। दरअसल मेरे घर में एक बहुत बड़ी दावत है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उस दावत में कोई कमी रहे। अगर तुम मुझे थोड़ा सा चखा दोगे तो मैं भी पूरी तरह से निश्चित हो जाऊंगा। सेठ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी अभी खाना बना है, आप भी बैठ जाइए। अपने हाथ का बना हुआ खाना हरिचरण सेठ जी को परोस देता है। सेठ जी खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह भाई हरिचरण, मजा आ गया। जादू है तुम्हारे हाथों में। तो ऐसा खाना तो मैं आज तक नहीं खाया। तुम्हारे खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है। दावत में अगर लोगों को ये खाना मिल जाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अगले सोमवार को मेरे घर दावत में खाना बनाओगे। उसके लिए मैं तुम्हें जितने तुम पैसे मांगोगे उतने देने के लिए तैयार हूं। बस तुम मना मत करना। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं उस दावत में और मैं चाहता हूं कि तुम ही उस दावत में खाना बनाओ। हाँ सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी दावत में खाना मैं ही बनाऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। सेठ जी अपने घर जाकर एक आदमी को बुलाकर कहते हैं, सुनो बबलू, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने दूसरे आदमी को रख लिया है, तो उस दिन तुम मत आना। साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं की है। हाँ, तुम भी अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन तुम तो जानते हो
ये दावत मेरे लिए बहुत खास है और बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो मैंने वो पड़ोस के गांव के हरिचरण को ही बोला है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। और सुना क्या, मैं तो उससे मिलकर आ रहा हूं और उसके हाथ का खाना खाकर आ रहा हूं। बहुत ही स्वादिष्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने उसे दावत का खाना बनाने के लिए बुलाया। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। बबलू वहां से गुस्से में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोमवार आ जाता है। हरिचरण सेठ जी के घर जाकर दावत वाला खाना बनाता है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरे ही दिन वही सेठ हरिचरण के घर आता है और बोलता है, अरे ओ हरिचरण, कहाँ हो? बाहर आओ भाई। जी सेठ जी, बोलिए। खाना तो ठीक लगा था ना? आपके मेहमानों को कल की दावत का। ठीक। अरे ये पूछो कि कितना थी लगा था। ये लो तुम्हारे पैसे। हरिचरण भाई, तुमने तो कमाल के दिया। कल जितने भी मेहमान आए थे सब तुम्हारे खाने की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। तुम्हारी वजह से आज मेरा भी नाम बड़ा हो गया। अगली बार मेरे घर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी समारोह रहेगा या फिर कोई दावत रहेगी तो मैं तुम्हें ही बुलाने आऊंगा। हाँ सेठ जी, आप जब चाहें आ सकते हैं। और वो सेठ वहां से इतना कहकर चला जाता है। इस हरिचरण की वजह से आज मेरे पेट पर लाठ पड़ी है। कितना अच्छा मौका था, इतनी बड़ी दावत थी, काफी पैसे भी मिलने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से सब चौपट हो गया। पहले तो उसकी अपने गांव में ही चलती थी, लेकिन अब तो आज पड़ोस के गांव में भी उसी के चर्चे होने लगे हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो इसमें नुकसान मेरा ही होगा। मेरे गांव के लोग भी दावत के खाने के लिए उसे बुलाया करेंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बबलू के घर पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे बबलू, सुनते हो? अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। क्या तुम मेरे घर शादी में खाना बना पाओगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। अच्छा, तो कितने पैसे लोगे? देखो भाई, सारा सामान तो तुम्हारा ही होगा, बस मेहनत के मुझे 5,000 रुपए दे देना। ये क्या कह रहे हो तुम? सारा सामान मेरा और ऊपर से तुम्हें 5,000 रुपए भी दूं? 5,000 रुपए? बाप रे, क्या तुम पूरे साल की कमाई मुझसे निकलवाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, 5,000 रुपए से कम नहीं हो पाएगा। पहले ही महंगाई कितनी बढ़ गई है। देखो भाई, अगर तुम 2,000 रुपए में कर दो तो ठीक है, वरना बगल के गांव वाला हरिचरण है ना, मैं उससे ही खाना बनवा लूंगा। वो कम पैसों में स्वादिष्ट खाना भी बनाता है। तुम लोग क्या हरिचरण हरिचरण कहते रहते हो? वो क्या क्या झोल कर रहा है ये तो मुझे ही पता है। वो किस घटिया किस्म का अनाज इस्तेमाल करता है ये मैं ही जानता हूँ। तुम लोग उसे अच्छे दर्जे का सामान तो दे देते हो, लेकिन वो अच्छे दर्जे का सामान बाजार में ऊंचे दामों में बेचता है और मिलावटी व सस्ते सामान से खाना बनाता है, और तुम लोग भी उसी की वाहवाही करते रहते हो। जाओ भाई, तुम उसी से ही खाना बनवा लो। मैं तो 5,000 रुपए में कम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। जो सामान तुम देते हो पूरा इस्तेमाल करता हूँ, उसकी तरह नहीं, और ऐसे काले धंधे नहीं करता। ना ही वो सामान बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। मैं तो अपनी ईमानदारी की ही खाता हूँ। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो भाई? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसलिए तो वो बहुत कम दाम में भी हाँ कर देता है, और तुम लोग अपने पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हो और अपने मेहमानों को मिलावटी खाना खिलाते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाई, मैं सोच कर बताता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद बबलू सोचता है, हरिचरण के खिलाफ इसे भड़का तो दिया है। इतना सब सुनने के बाद तो ये हरिचरण को खाना बनाने के लिए नहीं बोलेगा, मुझे ही बोलेगा, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे इस आग को और भड़काना होगा, ताकि सारे लोग हरिचरण के खिलाफ हो जाएं और कोई उसे दावत में खाना बनाने के लिए ना बोलो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बबलू सोचता है, कमाल है, वो भाई अभी तक नहीं आए। मैंने तो उन्हें हरिचरण के खिलाफ अच्छा खासा भड़काया था। उनको तो अभी तक मेरे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि कल ही उनके घर दावत है। एक काम करता हूँ, मैं ही उनके घर जाकर देखता हूँ। बबलू उस आदमी के घर जाकर बोलता है, अरे भाई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम आए ही नहीं, इसलिए मैं ही आ गया।
वैसे तुमने सब सामान तो लाके रखा है ना? वो क्या है ना, मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है और कल ही दावत है, तो आज रात से ही मुझे तैयारी करनी होगी। माफ करना बबलू, वो क्या है ना कि मेरी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि हरिचरण ही इस दावत में खाना बनाए। वैसे मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब हरिचरण के नाम के चर्चे ही इतने हैं कि उसके बिना तो गांव में किसी का समारोह पूरा ही नहीं होता। ये सुनकर बबलू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर जाके सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे इतना भड़काने के बाद भी उसने हरिचरण को ही चुना। मुझे तो लगा था अब वहां उसका नाम भी नहीं लेगा, लेकिन ये तो मामला उल्टा पड़ गया। मुझे इस हरिचरण का कुछ पक्का बंदोबस्त करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आने दो उसे इसी दावत में, बहुत शौक है ना खाना बनाने का। इसी दावत में उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई तो मेरा नाम भी बबलू नहीं। फिर दूसरे दिन हरिचरण उस आदमी के घर खाना बनाने के लिए आता है। बबलू मौका देखते ही अनाज को मिलावटी अनाज से बदल देता है और अच्छा वाला अनाज कहीं छुपा देता है। फिर सीधे उस आदमी के पास जाकर बोलता है, अरे ओ बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ। आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था ना? मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश की, फिर भी आप नहीं माने। इसलिए मुझे लगा जब तक आप अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक आपको क्या किसी को भी भरोसा नहीं होगा। आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ, खुद देखिए कि वो हरिचरण किस तरह से खाना बनाता है। बबलू उन सेठ जी को हरिचरण के पास लेकर जाता है और बोलता है, देखिए सेठ जी, ये अनाज देखिए, इसमें आपको कीले दिखाई दे रहे हैं। और ये सब्जियां ही देखिए, ये भी तो सड़ी हुई हैं। ऐसी सब्जियां और ऐसा अनाज वो इस्तेमाल करता है, और आपका दिया हुआ अनाज इसने दूसरी ओर रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है आपका दिया हुआ सारा अनाज जो हरिचरण ने यहां लाकर छुपा कर रखा है। और ये सारा अनाज दावत हो जाने के बाद ये अपने साथ लेकर जाने वाला था और इसे किसी बनिया को बेच देने वाला था। ये क्या है हरिचरण? तुम ऐसी सड़ी गली सब्जियां और ऐसा खराब अनाज हमें खिला रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें इतना अच्छा अनाज और सब्जियां लाकर दी और तुमने यह सब किया। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। बबलू ने मुझे बहुत बहुत समझाया था कि मैं तुमसे खाना न बनवाऊं, लेकिन फिर भी मैंने बबलू की एक बात नहीं सुनी और तुम्हें अपने घर खाना बनाने के लिए लेकर आया, और तुम यह सब कर रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। और ये सामान मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। तुम इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब पता है और अब पकड़े गए हो तो बहाने कर रहे हो। नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे सच में नहीं पता। मैंने कभी ऐसा सामान इस्तेमाल नहीं किया। मैं बहुत ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। आज तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। जरूर किसी ने ये जानबूझकर किया है। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरे मुंह पर ही झूठ बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उठो वहां से और निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और बबलू, तुम बाकी का काम संभाल लो। हरिचरण का बहुत बड़ा अपमान होता है। निराश होकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसका बेटा सूरज बोलता है, क्या बात है पिताजी? हरिचरण कुछ नहीं बोलता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलिए ना, और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जरूर कोई बड़ी बात हुई है, मुझे बताइए ना पिताजी। हरिचरण सारी बातें सूरज को बताता है। उसे इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आज तक आपने ईमानदारी से काम किया है, कभी किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ये सब उस बबलू ने ही किया होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी जो खोई हुई इज्जत है मैं वापस ला कर रहूंगा। उसके अगले ही दिन सुबह सूरज हरिचरण को उठाने आता है। पिताजी, आप अब तक सो रहे हैं? उठिए, सुबह हो गई है। आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। आज आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उठिए ना पिताजी, कुछ बोलिए।
सूरज अपने पिताजी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिचरण कुछ भी नहीं बोलता। सूरज ये देखकर घबरा जाता है और भागकर अपने चाचा के पास जाता है। उसके घर चाचा आते हैं। अरे सूरज, अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे बेटा। ये क्या अनर्थ हो गया? हे भगवान, तूने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये सुनकर सूरज जोर जोर से रोने लगता है। हरिचरण के गुजरने के बाद अब सूरज बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसके चाचा उसे बोलते हैं, सूरज बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यहाँ रहेगा तो तुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आएगी। सूरज अपने चाचा की बात मान लेता है और उनके घर रहने चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चाची चाचा से बोलती है, अजी सुनते हो, कब तक हम आपके भाई के लड़के को ऐसे ही पालते रहेंगे? कुछ काम धंधा तो करता नहीं और गांव भर में भी इनकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि कोई इसे काम देने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? मुफ्त में घर बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ता है। आप इसका कुछ कीजिए। अरे मूर्ख कहीं की, तुम्हारी अक्ल क्या घुटनों में है क्या? अगर मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ वजह होगी ना। मैं उसे ऐसे ही यहाँ नहीं लेकर आया। उसमें हमारा ही फायदा है। फायदा? कौन सा फायदा? मुझे तो इसमें नुकसान ही नजर आ रहा है। हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है और क्या। तुम बस अपना काम करो। तुम्हें और सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे दिन चाचा सूरज से बोलता है, बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या ही कर लूँ। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। क्या बात है चाचा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सूरज बेटा, मैं किसी से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और वापस देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। वो मुझे रोज परेशान करता है, मारने की धमकी देता है। इससे अच्छा तो मैं एक बार में ही मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। कुछ समझ नहीं आता पैसे कहां से लाऊं। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए और मरने की बात तो बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, अब आपको नहीं खोना चाहता। अब आप ही तो मेरे लिए मेरे पिताजी हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरा घर बेच दीजिए। वैसे भी मैं तो यहीं रह रहा हूं। आज के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन? आप मेरे घर को ही बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे उसे दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बेच सकता। मेरा दिल नहीं मानता। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ज्यादा मत सोचिए। आप उस घर को बेच ही दीजिए और जितने भी पैसों की जरूरत है आप ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल वो घर बेच देता हूँ। वैसे बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं, मैं तो आत्महत्या करने की ही सोच रहा था। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। आज तुमने मेरी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। चाची ये सारी बातें दूर से सुन रही होती हैं और सोचती है, अच्छा, तो इनके मन में यह सब चल रहा था। इन्होंने तो बहुत अच्छी चाल चली है। वैसे भी हम दोनों की तो कब से नजर थी उस घर पर। उस घर को लेकर तो बरसों से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था। आखिरकार वह घर हमें ही मिल गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे चाची के तेवर बदलने लगते हैं। अरे सूरज, जरा तुम भी कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक यूं ही घर पर बैठे रहोगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए और अपना खुद का देख लेना चाहिए। कब तक अपने चाचा के भरोसे रहोगे? तुम्हारे चाचा बूढ़े हो चुके हैं। उनसे इतना काम नहीं हो पाएगा कि वह तुम्हें भी पाल सके और इस घर को चला सके। वह हर बात में सूरज को ताने देने लगती है। ये सब सुनकर सूरज गांव में काम ढूंढने चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद चाचा घर आते हैं और चाची से बोलते हैं, अरे भाग्यवान, सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया है, निकम्मा कहीं का। सारा दिन
बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। क्या हमने उसे जिंदगी भर पालने का ठेका ले रखा है? आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? अरे भाग्यवान कैसे निकालूं? निकालना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन हमने ही तो उसका घर ले रखा है। निकाल कर वह कहां जाएगा? लेकिन भाग्यवान, मैं उसे घर से कैसे निकालूं? मैं उससे क्या कहूंगा? वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस इतना ही कीजिए जितना मैं कह रही हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह चाची बोलती है, सुनिए जी, मेरे गहने कहीं नहीं मिल रहे। तिजोरी पूरी तरह से खाली है, सारे गहने गायब हैं। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब किसने किया होगा? लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है, और चोरी हमारे घर के किसी सदस्य ने ही की है, क्योंकि वे गहने मैंने ऐसी जगह रखे थे जो सिर्फ हमारे घर के सदस्यों को ही पता थे। तुम कहना क्या चाहती हो? सारे गहने मैंने चुराए हैं। मैंने कब कहा कि आप हम दोनों के अलावा भी इस घर में एक और सदस्य रहता है? मैं उसकी बात कर रही हूँ। चाची, आप ये क्या बात कर रही हैं? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। चुप कर निकम्मे कहीं के। मैं तुम्हें एक दिन काम देखने के लिए क्या बाहर भेज दिया? तुमने तो मेरे गहने ही चुरा लिए और अब नाटक कर रहा है। सच सच बता, कहाँ रखे मेरे गहने? नहीं चाची, मैं सच में नहीं जानता। मैंने कोई गहने नहीं चुराए। अजी देखिए, मैं कह देती हूँ, अगर वह गहने मुझे इसके कमरे में मिले तो मुझे यह लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही सूरज के कमरे की तलाशी दी जाती है, वह गहने मिल जाते हैं। यह देखकर सूरज चौंक पड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना, इसी सूरज ने सारे गहने चुराए थे। एहसान फरामोश कहीं का। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ कब से रह रहा है? चाचा की कमाई पर पल रहा है। ये नहीं कि उनको कुछ कमा कर दे दे, बल्कि उनके ही पैसों पर ऐश कर रहा है और उनके ही घर में चोरी करता है। तुझे शर्म नहीं आती? चाचा, आप तो मेरा भरोसा कीजिए। मुझे सच में नहीं पता कि ये गहने यहाँ कैसे आए। मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। इतना बनने की जरूरत नहीं है। सबूत सबके सामने है। तुमने ही चोरी की है और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान कर लिए और तुम्हारी एहसान फरामोशी भी देख ली। मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। अभी के अभी निकल जा यहाँ से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इसको हमें घर में लेना ही नहीं चाहिए था। क्या है बेशर्म कहीं का? निकल यहाँ से। सूरज वहाँ से चला जाता है। वो गांव से बाहर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। वह सोचता है, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। पहले तो तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, ऊपर से मुझे क्या क्या दिन दिख रहा है। ये कैसी दुनिया है? ये कैसे लोग हैं? ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, लेकिन उन्हें क्या मिला? और आज मेरे चाचा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद वह मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और बड़ी चालाकी से मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा। मेरे पिताजी क्या गुजरे, ये लोग भी इस बात का फायदा उठाने लगे। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। सूरज बहुत निराश होकर बैठा होता है। तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी वहां आता है और सूरज से बोलता है, अरे बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ साहब, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अब भी लेकर आता हूँ। सूरज उन साहब को पानी दे देता है। फिर वह साहब सूरज से बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वह क्या है ना, मैं इसी रास्ते से शहर की ओर जा रहा था। अचानक से मेरी गाड़ी यहीं आकर बंद हो गई। मेरा ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है, बहुत देर से आया नहीं है और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तुम्हारी झोपड़ी देखी तो मैं यहीं आ गया। वैसे बेटा, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे भूख भी बहुत लगी है। पता नहीं मेरा ड्राइवर कब लौटेगा। इस जंगल में तो कुछ खाने के लिए मिलने भी नहीं वाला। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। दरअसल आज मैंने समोसे बनाए थे, ये उसी की खुशबू है। सूरज उन्हें समोसे खाने के लिए दे देता है। समोसे खाने के बाद वह साहब बोलते हैं, वाह भाई वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। दरअसल मेरे खुद के बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन यह स्वाद मेरे किसी भी होटल में नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है। सच में आज तो ये समोसे खाकर मेरा दिल खुश हो गया। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम किसके साथ रहते हो? फिर सूरज उन्हें सारी बातें बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं तो मानोगे? हाँ सेठ जी, बोलिए क्या बात है। शायद ईश्वर ने आज मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। शायद इसीलिए तुम्हारी झोपड़ी के बगल में मेरी गाड़ी खराब हुई है। ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। क्योंकि तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे अच्छे स्वाद की, जो कि तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम दोनों का काम बन जाएगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। सूरज ये सुनकर बहुत खुश होता है और उन सेठ के साथ शहर में आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठ सूरज को बुलाता है और बोलता है, सूरज बेटा, जब से तुम आए हो मेरा तो नसीब ही खुल गया है। इतना मुनाफा मुझे आज तक नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लोग तुम्हारे हाथ से बने पकवानों के दीवाने होते जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जो सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। आज मैं तुम्हें मुनाफे के 40% का हिस्सेदार बनाता हूं। सूरज ये सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन अपने पिताजी को याद करते हुए कहता है, सच में पिताजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप आज जिंदा होते तो बहुत खुश हो जाते, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मैं इस जगह पर पहुंच पाया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आज बहुत खुश हूं। इधर सूरज की चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके इलाज के चलते चाचा बर्बाद हो जाते हैं और एक दिन उसी गांव में सूरज बहुत बड़ी जगह खरीद लेता है। इसी खुशी में गांव में दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें सूरज जानबूझकर बबलू को खाना बनाने के लिए बुलाता है। जब बबलू खाना बना रहा होता है, तभी मौका देखकर सूरज वहां जाकर उसके साथ वही करता है जो बबलू ने सूरज के पिता हरिचरण के साथ किया था। और सूरज बबलू से कहता है, ये क्या है बबलू, तुम किस तरह से खाना बना रहे हो? इतना गंदा सामान। मैंने तो तुम्हें बहुत सारा सामान दिया था, वह भी ऊंचे दर्जे का दिया था। तो इतना घटिया सामान यहां तक कैसे आया? और मैंने जो तुम्हें सामान दिया था वह कहां पर है? इसका मतलब तुम इस घटिया अनाज का खाना बनाकर हमें खिलाने वाले थे। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आया। मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे कैसे नहीं जानते? याद करो, सालों पहले हरिचरण ने भी ऐसा ही किया था। अगर हरिचरण ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं साहब, हरिचरण ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वह तो मैंने ही। आप कौन हो साहब? मैं उसी हरिचरण हलवाई का बेटा सूरज हूं। बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना। सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था और तुमने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो साहब, मैं सब सच सच बताता हूं। बबलू सूरज को सारी बातें बताता है और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है। फिर सूरज बोलता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। बबलू शर्म से गर्दन झुका देता है। इधर चाचा को भी पता चलता है कि सूरज अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। चाची चाचा से कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है सूरज इस गांव में आया है और वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। आप उसके पास जाकर बात क्यों नहीं करते? वह हमारी कुछ तो मदद कर ही देगा। आखिर हम उसके चाचा चाची हैं। सुधा, किस मुंह से मैं सूरज के पास जाऊं? मुझे तो अपने आप को उसका चाचा कहते हुए शर्म आने लगी है। तुम भूल गई, हमने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। हमने उसका घर छीन लिया, यहां तक कि उसे जानबूझकर इस घर से भी निकाल दिया। और तुम चाहती हो कि मैं उससे मदद मांगूं। वह हमारी मदद क्यों करेगा, जबकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही नतीजा है। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है और आज देखो वह लड़का कहां से कहां पहुंच गया और हमारी हालत क्या हो गई। यह हमारे कर्मों की सजा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें सूरज सुन लेता है और अंदर जाकर अपने चाचा से बोलता है, बस चाचा जी, आपको और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सब सुन लिया है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। और चाची जी, ये आपने क्या हाल बना के रखा है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका शहर में इलाज कराता हूं।
ये बात सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं।